अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 101 की केमिस्ट्री सेक्शन के आखिरी लेक्चर 28 जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एसिड्स और बेसिस हमारी डेली लाइफ, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और बायोलॉजिकल सिस्टम में हर जगह पाए जाते हैं। लेमन, विनेगर, कर्ड और बैटरी एसिड जो है ये एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, जबकि सोप, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा जो है ये बेसिक नेचर रखते हैं। इसी तरह टेबल सॉल्ट, फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन में भी सॉल्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इस लेक्चर के बाद आप एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स में समझ जाएंगे। सबसे पहले हम अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस करते हैं। स्वीडिश साइंटिस्ट अर्हेनियस ने यह थ्योरी प्रपोज की थी। इस थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस यानी H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करे। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 पानी में डिसॉल्व होने के बाद H आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन जो है ये रिलीज करते हैं। HCl पानी में डिसॉल्व होकर H और Cl आयंस प्रोड्यूस करता है। इस तरह HNO3 भी H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। इस थ्योरी के मुताबिक जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ही एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी थ्योरी के मुताबिक बेस जो है ये वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो है ये प्रोड्यूस करता है। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेसिस माना जाता है। अर्हेनियस थ्योरी ने एसिड्स और बेसिस को समझने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, लेकिन ये थ्योरी हर रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा एक सॉल्ट और वाटर बनता है। इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो ये है कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट होकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, सबसे फेमस एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो यूज होती है वो है HCl प्लस NaOH, ये रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बनाते हैं। यहाँ HCl एसिड है, NaOH बेस है, NaCl सॉल्ट है और H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये वाटर है। ये रिएक्शन फाइनल टर्म में जो है काफी इंपॉर्टेंट है और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस और उनके यूजेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें आ जाता है अमोनिया NH3, ये फर्टिलाइजर्स बनाने, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एसिड न्यूट्रलाइजेशन और नेचुरल रबर की प्रीमेच्योर कोएगुलेशन को रोकने के लिए यूज होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये गैस्ट्रिक मेडिसिन और एंटासिड्स में यूज होती है और एल्यूमिनियम कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट बनाने, लाइम वाटर प्रिपेयर करने, सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने और सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है ये सोप्स, डिटर्जेंट्स और क्लीनर के मैन्युफैक्चरिंग में एक्सटेंसिवली यूज होता है। इन एप्लीकेशन से हमें पता चलता है कि बेसिस सिर्फ लैब सब्सटेंसेस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब हम लवरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को समझते हैं। अर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशन को दूर करने के लिए लवरी और ब्रॉन्स्टेड ने एक नई थ्योरी प्रपोज की। इस थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करे और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। यहाँ प्रोटॉन से मुराद H पॉजिटिव आयन है। ठीक है, इस थ्योरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन करती है जिनमें पानी डायरेक्टली प्रेजेंट ना हो। मिसाल के तौर पर जब HCl पानी में डिसॉल्व होता है तो रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। HCl प्लस H2O रिएक्ट करके H3O प्लस Cl
बना। इस रिएक्शन में HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, इसलिए HCl एसिड है। वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए वाटर बेस है। रिएक्शन के बाद दो नए स्पीसीज बनते हैं, H3O पॉजिटिव जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और ये कॉन्जुगेट एसिड भी है, जबकि Cl क्लोरीन माइनस को कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। मुताबिक जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो नए एसिड और बेस भी फॉर्म होते हैं, जिनको कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे HCl और एग्जाम्पल, HCl जो है H2O के साथ रिएक्ट करता है तो H3O प्रोड्यूस होता है और Cl क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। यहाँ HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl है, क्लोरीन है, ठीक है, और H2O का कॉन्जुगेट एसिड H3O है। ठीक है, ये जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में काफी आता है, तो इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल डिस्कस करते हैं। एसिड्स रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और जनरली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसी तरह आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इससे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट निकलता है कि एसिड्स रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते वक्त अक्सर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम एसिड बेस रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड रिएक्ट करके पोटेशियम एसीटेट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों रिएक्शन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट और वाटर ही होता है। ठीक है, अब हम रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स को डिस्कस करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक नेचर रखते हैं। जब एसिड्स इन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम फॉस्फेट और वाटर बनाता है। इससे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ बिल्कुल बेसिस की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, अब हम एसिड्स एंड बेस स्ट्रेंथ को समझते हैं। हर एसिड और हर बेस इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कुछ एसिड्स और बेसिस पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि कुछ पार्शियली आयोनाइज होते हैं। इसी बेसिस पर हम उन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं: डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये तीन पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये बताती है कि किसी एसिड या बेस के कितने मॉलिक्यूल्स पानी में डिसोसिएट या आयोनाइज हुए हैं। ये रेशो होता है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली टेकन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ये कम होगी तो एसिड या बेस वीक होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जो कंप्लीट आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बाद हम परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस लगभग 100% डिसोसिएटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर HCl, HNO3, NaOH और KOH ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं। इसके ऑपोजिट एसिटिक एसिड्स CH3COH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ लगभग 1.4% डिसोसिएशन शो करते हैं। इसी वजह से इन्हें वीक एसिड और वीक बेस कहा जाता है। अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka और Kb को समझते हैं। लॉरी ब्रॉनस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और पानी में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है।
इस इक्विलिब्रियम के लिए जो कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है उसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या Ka कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl और HNO3 के Ka वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है जो उनकी हाई आयोनाइजेशन को शो करती हैं। वीक एसिड्स के जो Ka वैल्यूज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड का जो Ka है वो लगभग 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 है, जबकि हाइड्रोसायनिक एसिड का Ka जो है वो सिर्फ 4.9 इंटू 10 हो रेज़्ड टू पावर -10 है। इसी तरह बेसिस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kb से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने ज्यादा Ka या Kb वैल्यू होगी उतना ही एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्ट्स को समझते हैं। सॉल्ट्स वो आयनिक कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम एसीटेट सॉल्ट्स की एग्जांपल हैं। सॉल्ट्स डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन सॉल्ट जो है वो फूड प्रिजर्वेशन और न्यूट्रिशन में यूज होता है। फर्टिलाइजर सॉल्ट्स एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। मेडिकल सॉल्ट्स मेडिसिन और इंट्रावेनस फ्लूइड्स में यूज किए जाते हैं। इसीलिए सॉल्ट्स का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ पीएच की तरफ। किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी मालूम करने के लिए उसका पीएच डिटरमाइन करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। पीएच की मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। आमतौर पर किसी सॉल्यूशन का पीएच दो जनरल मेथड से डिटरमाइन किया जाता है, एक है इंडिकेटर्स और एक है पीएच मीटर्स। इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पीएच के चेंज होने पर अपना रंग तब्दील कर लेते हैं। रंग की इस तब्दीली की बुनियाद पर हम सॉल्यूशन का अप्रोक्सीमेट या अंदाजा लगाया हुआ पीएच जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंडिकेटर का रंग रेड हो जाए तो सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, और अगर उसका कलर ब्लू या ग्रीन हो जाए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल या बेसिक हो सकता है। ठीक है, ये याद रखें कि इंडिकेटर्स हमें एग्जैक्ट पीएच वैल्यू नहीं बताते बल्कि पीएच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं। इंडिकेटर्स की भी कई किस्में मौजूद हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इसकी खास बात यह है कि ये पीएच की वाइड रेंज पर मुख्तलिफ रंग शो करता है। हर पीएच वैल्यू के लिए इसका कलर डिफरेंट होता है। जैसे पीएच 1 से 3 तक अगर है तो वो रेड या ऑरेंज होगा, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच 4 to 6 आ रहा है, उसका कलर येलो होगा, इट मींस कि ये वीक एसिड है। ठीक है, पीएच 7 आता है तो ग्रीन कलर हो जाता है और वो न्यूट्रल शो करता है। पीएच अगर 8 से 11 तक में शो करे तो वो कलर ब्लू हो जाता है और ये वीक बेस शो करता है। और पीएच अगर 12 to 14 है तो ये पर्पल या वायलेट कलर शो करता है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स को देखकर हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। ठीक है, इसके बाद दूसरा और ज्यादा एक्यूरेट मेथड जो आ जाता है वो है पीएच मीटर। पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सॉल्यूशन के पीएच को डायरेक्टली मेजर करता है और हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर इंडिकेटर सिर्फ ये बता सकता है कि सॉल्यूशन का पीएच तकरीबन 7 के करीब है। ठीक है, लेकिन पीएच मीटर एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 7.2 या 7.4 बता सकता है। ठीक है, इसीलिए लैब्स में, इंडस्ट्रीज में, मेडिकल लैबोरेटरीज में और साइंटिफिक रिसर्च में पीएच मीटर को इंडिकेटर्स के मुकाबले में ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो अपनी बात याद रखनी है कि इंडिकेटर्स अप्रोक्सीमेट पीएच बताते हैं जबकि पीएच मीटर एग्जैक्ट पीएच वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं पीएच स्केल की तरफ। एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ्स को मेजर करने के लिए पीएच स्केल यूज होता है। ठीक है, इसकी रेंज 0 से 14 तक होती है। पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, पीएच इक्वल्स टू 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। एग्जांपल्स देखते हैं पीएच के बैटरी एसिड का पीएच 1 होता है। ठीक है, लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2 होती है, विनेगर की पीएच 3 होती है, प्योर वाटर की पीएच 7 होता है, और सोप का पीएच 9 होता है, अमोनिया का पीएच 11 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 13 to 14 रेंज में होता है।
ठीक है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो ब्लड पीएच है वो 7.35 से 7.45 में होता है। अगर पीएच इस रेंज से बाहर हो जाए तो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। स्टमक एसिड का जो पीएच है वो 1.5 से 3.5 तक हो सकता है। इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से डाइजेशन प्रॉपरली परफॉर्म होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बफर्स या बफर सॉल्यूशन की। तो देखिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं जो एसिड या बेस के ऐड करने के बावजूद अपना पीएच लगभग कांस्टेंट रखते हैं। इन्हें बफर्स या बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। डेफिनेशन भी इसकी यही है कि बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पीएच में एसिड या बेस ऐड करने पर सिर्फ बहुत हल्का सा चेंज आए। ठीक है। दूसरे लफ्जों में बफर सॉल्यूशन अपने पीएच में किसी भी बड़ी तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि अ बफर ऑफर्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच। ये डेफिनेशन जो है ये फाइनल टर्म के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है और ये फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी भी जाती है। ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन पर आए तो अक्सर दो किस्म के बफर सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। एक होता है वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट और दूसरी किस्म होता है वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट। ठीक है। यानी बफर बनाने के लिए हम हमेशा एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट या एक वीक बेस और उसका सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है। सबसे कॉमन एसिडिक बफर की एग्जांपल होती है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट। यहाँ एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और सोडियम एसिटेट जो है ये उसका सॉल्ट है। दोनों मिलकर एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं जो पीएच को स्टेबल रखता है। ठीक है। सबसे कॉमन जो बेसिक बफर की एग्जांपल आती है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4OH ये एक वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है ये उसका सॉल्ट है। ये दोनों मिलकर एक बेसिक बफर बनाते हैं। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बफर अपना पीएच स्टेबल कैसे रखता है। बफर जो है बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो अपना पीएच इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट करके मेंटेन करते हैं। जब बफर में एसिड ऐड किया जाता है तो बफर उसका जो H पॉजिटिव आयन होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। इसी तरह जब बेस ऐड किया जाता है तो बफर OH नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह सॉल्यूशन के अंदर पीएच सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा चेंज नहीं होती और पीएच जो है वो फिर लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है। यानी बफर जो है वो पीएच को स्टेबल रखने वाला एक सिस्टम है। बफर केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में पीएच को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अगर पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। ठीक है। तो बफर सिस्टम पीएच को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। ठीक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो प्रोसेस होता है उसमें मेटल की डिपोजिशन के लिए कंट्रोल्ड पीएच की जरूरत होती है। बफर्स पीएच को कांस्टेंट रखते हैं और प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक। और इसी तरह फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने के जो प्रोसेस होता है उसमें भी स्पेसिफिक पीएच मेंटेन करना जरूरी होता है। तो बफर्स इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच का स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे ह्यूमन ब्लड का पीएच ये 7.4 के करीब होता है। अगर ब्लड का पीएच इस वैल्यू से ज्यादा चेंज हो जाए तो बॉडी के एंजाइम्स और मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते और सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो जाती है। इसी तरह से ह्यूमन सलाइवा का पीएच है। ठीक है। जो थूक आता है उसका जो पीएच है तो ये 6.8 के करीब होता है। ये पीएच जो है ये डाइजेशन और ओरल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पीएच इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। बहुत से केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होते हैं। इन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। ये जो भाई केमिस्ट्री का बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इंडस्ट्रीज, बैटरीज, कोरिजन, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये कॉन्सेप्ट जो है प्ले करता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है वो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना जो है वो कहलाता है। ठीक है। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन है।
रिडक्शन जो है, रिडक्शन किसी एटम का इलेक्ट्रॉन्स गेन करना जो है वो रिडक्शन कहलाता है। इनकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो वो ऑक्सीडेशन था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो रिडक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होती है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम ने गेन भी करना होता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये जो है ये हमेशा साथ ही होती हैं। हाँ, हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडेशन अंडरगो करे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है और उसकी रिडक्शन जो है वो करवाता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट था। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो खुद रिडक्शन अंडरगो करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, ये दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है और उसकी ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का वो अपेरेंट चार्ज है जो कुछ स्पेसिफिक रूल्स की बुनियाद पर उसे असाइन किया जाता है। या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर वो हाइपोथेटिकल चार्ज है जो किसी एटम पर उस वक्त होता है अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को असाइन कर दिए जाएं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर रियल इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल या अपेरेंट चार्ज होता है जो हमें ये डिटरमिन करने में मदद करता है कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन की डिग्री या एक्सटेंट बताता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे तो इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हुई है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो इट मीन्स के रिडक्शन हुई है। ठीक है, इसलिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू रिडक्शन। ये कॉन्सेप्ट भी ना आपकी फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में और न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए फाइनल टर्म के लिए आपको अर्हेनियस थ्योरी, लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, रिएक्शंस with metal oxides, degree of dissociation, percentage degree of dissociation, Ka और Kb और strong और weak एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत थॉरली प्रिपेयर करना है। ये लेक्चर कॉन्सेप्चुअल भी है और न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग भी डिमांड करता है, इसलिए डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी जरूर याद रखें। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर 28 यहाँ कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमें ये समझाया है कि एसिड्स और बेसिस जो है ये सिर्फ लैब केमिकल्स नहीं है बल्कि हमारी डेली लाइफ, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और बायोलॉजिकल सिस्टम में फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ही मुकम्मल होता है। अगर आपके कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें इस लेक्चर के हवाले से तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।